हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। आपका वेलकम करते हैं टॉपर्स ऑन चैनल पे। हम आपके लिए लेकर के आए हैं बोर्ड की तैयारी, है ना। और बोर्ड की तैयारी में हम आपके लिए चैप्टर वाइज एमसीक्यू लेकर आ रहे हैं। पहले सारे चैप्टर का एमसीक्यू करवा देंगे, उसके बाद फिर हम लेकर के आएंगे आपके लिए उसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन, है ना। और सब्जेक्टिव बेस पे बात करेंगे। अभी से लगातार मत जाओ, हमारे साथ जुड़ जाओ, जिससे कारण से क्या होगा, हम पूरी बोर्ड की तैयारी आपको अच्छे से करवा देंगे। आपको केमिस्ट्री पेपर के लिए समझना मतलब सोचना नहीं पड़ेगा, सारी चीजें हम क्लास में ही याद करते चलेंगे। चलो आज से स्टार्ट करते हैं। आपका बिहार बोर्ड क्लास 12th पहला चैप्टर है जिसका नाम है रासायनिक गतिकी। बोर्ड के लिए बहुत 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 ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें हम केमिकल काइनेटिक्स इंग्लिश में कहते हैं। यहाँ पर हम पीवाईक्यू के साथ साथ कुछ जो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं वो सारे क्वेश्चन कहेंगे। 50+ क्वेश्चन यहाँ पर होंगे बच्चों। चलते हैं आपके साथ स्टार्ट करते हैं, जिसे हम फर्स्ट क्वेश्चन को लेकर के चल रहे हैं। पहला क्वेश्चन बच्चों आपका है, पहला क्वेश्चन जो आपका है वो है कि द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन क्या है। द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज डिफाइंड एज। रेट ऑफ रिएक्शन किसको कहते हैं बच्चों? रेट ऑफ रिएक्शन जो कहते हैं, कभी भी अगर किसी का रेट लिखते हैं तो रेट होता है चेंज इन कंसंट्रेशन। चेंज इन कंसंट्रेशन ऐसा लिखते हैं कि अगर कोई रेट एक रिएक्शन ए से पी लिख रहे हैं, या फिर मान लो कोई रिएक्टेंट जो है ऐसा मतलब चलो कोई रिएक्टेंट है जो बच्चों रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जा रहा है, कोई रिएक्शन जो है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जा रहा है, तो रेट इज कम टू हम लिखते हैं कि सर इसका कंसंट्रेशन में चेंज करा दीजिए। स्क्वायर ब्रैकेट लिखें तो कंसंट्रेशन लिखेंगे, बाई चेंज इन टाइम होता है। आप लोग थ्योरी पढ़ चुके हैं, आपको एक बार रिवीजन करने की जरूरत है। जो लोग का थ्योरी नहीं पढ़ा हुआ, हम थोड़ा थोड़ा यहाँ पे हिंट करते चलेंगे जिससे आपको याद हो जाएगा। या फिर कहते हैं बच्चों अगर रिएक्टेंट रहता तो यहाँ पर नेगेटिव लगा लेते हैं, और अगर प्रोडक्ट होता है तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन चेंज इन टाइम कर लेते हैं। तो या तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन चेंज करते हैं, या तो फिर किसका करते हैं, प्रोडक्ट की चेक करते हैं। और ये दोनों से जितना कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम चेंज होता जाएगा उसी को हम क्या बोलेंगे, रेट। तो हिंदी में क्वेश्चन, रासायनिक अभिक्रिया की दर को परिभाषित किया जाता है तो किसके द्वारा? क्या चेंजिंग कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर यूनिट ओनली रिएक्टेंट है? नहीं होगा सर। क्या हो गया? चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ओनली प्रोडक्ट है? नहीं होगा। चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, या तो रिएक्टेंट या तो किसके द्वारा, प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम से अगर कोई चेंज करता है तो वो मेरा क्या कहा जाता है, वो मेरा रेट ऑफ रिएक्शन कहलाता है। इसमें ऑप्शन नंबर सी। चलो डी भी पढ़ लेते हैं। डी कह रहा है कि सर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम पर हम किसी रेट की बातें नहीं करते। हिंदी एक बार पढ़ लें। हिंदी में कहता है प्रति इकाई समय में अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन। सिर्फ अभिकारक रहेगा तो नहीं लोगे। प्रति इकाई समय में उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन, तो सिर्फ उत्पाद रहेगा तो भी नहीं लेंगे। हमारे पास क्या होगा, प्रति इकाई समय में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन। चलो यही होगा जिसमें अभिकारक और उत्पाद की बातें करेगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। चलो अगले क्वेश्चन पे बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके पास वो है, इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जनरली लीड्स टू अ फास्टर रिएक्शन रेट बिकॉज। चलो क्या कर रहा है, हिंदी में पढ़ो तो कर अभिकारकों की सांद्रता बढ़ाने से आमतौर पर अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है, क्यों, है ना। अब देखो बच्चों, जब भी कोई रिएक्शन करते हैं, जब भी कोई रिएक्शन करते हैं उसमें हम रिएक्टेंट डाल देते हैं। ये रिएक्टेंट आपस में मारपीट करता है, धक्का धक्का मुक्की करता है, कोई इधर से टकरा रहा, कोई इधर से टकरा रहा, कोई इधर से टकरा रहा। ज्यादा जितना ज्यादा धक्का मुक्की करेगा उतना उसका रेट क्या होगा, ज्यादा होगा। तो अगर तुम क्या करते हो, इसमें अगर कंसंट्रेशन बढ़ा देते हो तो धक्का मुक्की और बढ़ जाएगा, मतलब टक्कर और बढ़ जाएगा, कोलिजन और बढ़ जाएगा। और जितना कोलिजन करेगा रिएक्शन का रेट उतना ही ज्यादा होगा। जितना टकराएगा रिएक्शन का रेट क्या होगा, उतना ही ज्यादा हो जाएगा। तो बताओ क्या लिखते हैं, टू इंक्रीज द टेम्परेचर? जी नहीं सर। टू डिक्रीज द टेम्परेचर? जी ये भी नहीं होगा सर। टू इंक्रीज द नंबर ऑफ कोलिजन बिटवीन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल? यस सर यही होगा। जब अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट डालोगे, कंसंट्रेशन बढ़ाओगे, उसके बीच में क्या होगा, कोलिजन हो गए। और जब कोलिजन होंगे तो सिंपल सी बात है उसका रेट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो आंसर इसका क्या हो जाएंगे, सी नंबर हो जाएंगे। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं फिर से। अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या रहा है
कि फॉर ए रिएक्शन ए प्लस बी से बना सी द रेट इज रेट बराबर। अब देखो बच्चों, जब भी तुम्हें क्या लिखा जाए कि रेट, अगर तुम्हें क्वेश्चन में दिया रहे, अगर क्वेश्चन में रेट दिया रहे, तुमको डायरेक्ट बता देते हैं कि रेट अगर रहेगा इस तरीके से, अगर कोई लिखा रहता है कि सर ए पे पावर एक्स है, बी पे पावर वाई है, तो इसका ऑर्डर बताओ क्या हो जाएगा। डी पे पावर वाई है, ए पे पावर एक्स है, बी पे पावर वाई है, तो इसका बताइए ऑर्डर क्या होगा। अगर इक्वेशन लिखा हुआ तो एक्स प्लस वाई क्या करोगे, ऐड कर दोगे, एक्स प्लस वाई ऐड करोगे तो उसका ऑर्डर बता देगा। तो देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन में लिखा है वो लिखा है रेट इज कम टू के ए, और यहाँ पे क्या लिख रहा है बच्चों, बी पे पावर 2 लिख रहा है। तो एक्स का वैल्यू कुछ नहीं तो पावर 1 होगा, यहाँ 2 होगा, तो 1 प्लस 2 कितना आ गया, 3 आ गया। तो इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना हो जाएगा बच्चों, 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े, आप लगे रहेंगे मेरे साथ, आपका क्या होगा, सारे क्वेश्चन यहाँ से आते रहेंगे। चलो यहाँ से आगे क्वेश्चन है द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। चलो बच्चों, हम सभी का यूनिट निकालने के लिए सिखा देते हैं, कोई भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन देगा ऐसा ही बात होगा। देखोगे रेट इज कम टू के ए पे पावर 5, कोई भी ऑर्डर दे दिए एक्स, या चलो एन दे दिए, क्या दे दिए हमने, एन दे दिए। तुमको हमेशा यूनिट किसका पूछेगा, के का पूछेगा। अगर के का यूनिट पूछा बच्चों तो क्या हो जाएगा, रेट बाई ए पे पावर कितना आ जाएगा, एन आ जाएगा। रेट का यूनिट क्या होता है, रेट बराबर क्या था, रेट बराबर क्या था, रेट बराबर क्या था, रेट बराबर था सर चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन क्या था इसका, टाइम था। तो चेंज इन कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन क्या होता है बच्चों, कंसंट्रेशन होता है मोम बटा वॉल्यूम, क्या होता है, मोम बटा वॉल्यूम। अब मोम का यूनिट मोम ही रह जाता है, वॉल्यूम का यूनिट लीटर हो जाता है। इसका मतलब क्या हो गया, मोम पर लीटर या लीटर इनवर्स हो गया। ये किसका यूनिट हो गया, ये यूनिट हो गया रेट का। तो रेट का लिखूंगा मोम लीटर इनवर्स बाई, अब बताओ क्या है, ए क्या है, कंसंट्रेशन है। तो कंसंट्रेशन क्या किया था, मोम पर लीटर, तो फिर यहाँ पर हो जाएगा मोम पर लीटर, मतलब लीटर इनवर्स, सॉरी ये तो कंसंट्रेशन करूंगा ना, इसका निकालोगे, यहाँ पर आ जाएगा बच्चों थोड़ा सा यहाँ से देखो। क्या था, चेंज इन कंसंट्रेशन का आ गया मोम पर लीटर, और रेट का निकालना होगा तो रेट इसका जो क्या होगा, मोम पर लीटर, और यहाँ पर क्या हो गया टाइम, टाइम क्या क्या हो जाएगा तुम्हारा, सेकेंड इनवर्स। तो इसका आ जाएगा मोम पर लीटर सेकेंड इनवर्स आ जाएगा, समझ में आ गया है ना। तो ये आ गया आपका रेट का, रेट का क्या आ जाएगा, मोम लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स आ जाएगा। बताओ ये ए क्या है, कंसंट्रेशन है, तो ए कंसंट्रेशन है बच्चों, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, मोम, यहाँ पर क्या आ जाएगा तुम्हारा, यहाँ पर आ जाएगा लीटर इनवर्स पे पावर कितना आ गया, एन आ गया ना, पावर कितना आ गया, एन आ गया। चलो इस चीजों को इधर और सॉल्व करते हैं। तो देखोगे बच्चों क्या आ जाएगा, ए कुछ नहीं तो इसको ऐसा लिख सकते हैं कि सर ऊपर मोम है, नीचे मोम पे पावर एन हो जाएगा, मोम पे पावर एन हो जाएगा। अगर इस पे पूरे पे पावर है तो इस पे भी पावर होगा। यहाँ से देखोगे क्या हो गया तुम्हारा, लीटर इनवर्स हो गया, ऊपर क्या हो गया, सेकेंड इनवर्स हो गया। तो यहाँ पर लीटर पे पावर कितना आ जाएगा, माइनस एन आ जाएगा, आ जाएगा। चलो इस पावर को अगर लेके मोम को लेते तो मोम अगर ऊपर जाएगा तो डिवाइड में पावर क्या होता है, घटता है, पावर घटता है तो मोम पर पावर कितना जाएगा, 1 माइनस एन आ जाएगा। लीटर मतलब दो, यहाँ भी डिवाइड है, यहाँ भी डिवाइड है, तो निगेटिव पावर ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, तो ऊपर जुड़ जाएगा तो कितना आएगा, -1 प्लस एन हो जाएंगे। और यहाँ पे क्या आ गया बच्चों, सेकेंड इनवर्स आ गया, कितना आ गया, सेकेंड इनवर्स। इसको थोड़ा सा ऐसे लिख सकते हैं अच्छे से, के बराबर मोम पे पावर 1 माइनस एन लीटर पे पावर n-1, और यहाँ से क्या आ जाएगा, सेकेंड इनवर्स। तो ये वाला फार्मूला अगर याद रख सकते हो बच्चों कि के बराबर मोम पर पावर 1 माइनस एन लीटर पर पावर n-1 सेकेंड पर पावर कितना, -1। ये सभी ऑर्डर का रेट बता देगा तुम्हें, ये सभी ऑर्डर का रेट बता देगा। तो चलो ये तो हम निकालने सिखा दिए कि कैसे होगा, लेकिन अब से तुम सिंपल इतना याद ना कि के का यूनिट होता है मोम पे पावर 1 माइनस एन लीटर पे पावर n-1 सेकेंड पे पावर -1, यही होता है, समझ में आ गया। अब देखो बच्चों किस ऑर्डर की बात किया इसने, फर्स्ट ऑर्डर,
फर्स्ट ऑर्डर की बात क्या, प्रथम कोटि अभिक्रिया की बात कर रहा है, तो n का वैल्यू 1 रख देना है। कितना रख देना है? 1। चलो यहाँ पे 1 का वैल्यू n रखो, 1, हम माइनस n का वैल्यू 1 रखेंगे तो 1 माइनस 1 0 हो गया, तो किसी पे पावर 0 1 हो जाता है। यहाँ पर भी 1 रखेंगे तो 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 0। यहाँ की भी वैल्यू कितना आ गया? 0 आ गया, तो कितना आ गया आपका? सेकेंड इनवर्स आ जाएगा। तो देखोगे अगर आप यहाँ से बनाते हो तो क्या लिखोगे आप? पहले लिखोगे कि सर के का यूनिट होता है मोल पे पावर 1 माइनस n, मीटर पे पावर n माइनस 1 और सेकेंड इनवर्स। अब देखो बच्चों n बराबर कितना हो गया? 1, क्योंकि n बताता ऑर्डर, तो k का कितना यूनिट हो जाएगा? मोल पे पावर 1 माइनस 1, मीटर पे पावर यहाँ पे क्या आ जाएगा आपको? मीटर पे पावर 1 माइनस 1 आ जाएगा और सेकेंड इनवर्स आ जाएगा। आपको 1 माइनस 1 क्या हो गया? 0, तो मोल पे पावर 0 हो जाएगा, मीटर पे पावर भी 0 हो जाएगा और सेकेंड इनवर्स हो जाएगा। तो बताइए क्या आया? यहाँ पर देखो पहला ऑप्शन दिया मोल मीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, ये ऐसा लिखा हुआ मोल मीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, क्या ऑप्शन मिला? नहीं मिला सर, खत्म हो गया। दूसरा दिया सेकेंड इनवर्स, तो देखो किसी पे पावर 0 0 1 हो जाता है, सेकेंड इनवर्स, ये ठीक है। तीसरे ऑप्शन दे रहे हैं मीटर मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स, ये भी नहीं है, ऐसा तो नहीं मिल रहा है एक भी ऑप्शन। मोल इनवर्स मीटर सेकेंड इनवर्स, ये भी ऑप्शन नहीं मिल रहा है, तो आंसर आपका कौन सा नंबर हो जाएगा? बी नंबर। तो आपको एक फार्मूला याद रखोगे, ये वाला फार्मूला, इससे तुम्हारे पास क्या हो जाएगा? सारे ऑर्डर का आपको क्या पता चल जाएगा? आपको के का यूनिट पता चल जाएगा, के का यूनिट पता चल जाएगा। तो ऐसे अगर इतना नहीं याद होता सर, हाँ ना, तो हमको सिंपल याद रखना ऑर्डर वाइज ऑर्डर, कि जीरो ऑर्डर अगर है तो जीरो ऑर्डर का होता मोल पर मीटर पर सेकेंड, ये जो पहला वाला था, है ना। और फर्स्ट ऑर्डर का होता सेकेंड इनवर्स, सेकेंड ऑर्डर का ये होता है मीटर मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स। अभी याद रखना, एक एक करके सब आएगा, पीछे से और आएगा क्वेश्चन। चलें हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या था बच्चों? द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम। देखो फर्स्ट ऑर्डर का हाफ लाइफ, टी हाफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर लिखते हैं तो मेरे पास फॉर्मूला होता है 0.693 अपॉन के, ऐसा भी हो सकता है। या टी हाफ का एक फॉर्मूला ये भी होता है ln2/k, ऑप्शन में ये भी आ सकते हैं। या एक टी हाफ का फॉर्मूला ऐसा भी होता है बच्चों, 2.303 ln2/k। ये सारे वैल्यू एक ही है, तो देखो यहाँ पर टी हाफ जो होता है इस पे कंसंट्रेशन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, सिर्फ और सिर्फ किसका पड़ा हुआ है? के का पड़ा हुआ है। अब के टेम्परेचर पर डिपेंड करता है बच्चों, इसलिए के के कारण से टेम्परेचर इफेक्ट पड़ेगा। कह रहा है कि किससे इंडिपेंडेंट होता है, किससे स्वतंत्र होता है? तो स्वतंत्र होता है बच्चों इनिशियल कंसंट्रेशन से। किससे डिपेंड होता है? इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है, इसलिए आपका आंसर नंबर क्या हो जाएगा? इसका बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों यहाँ पे कहता है फॉर ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन द हाफ लाइफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, क्या बात है, यही तो इस पर चलो फिर से आगे अच्छा इस बार फर्स्ट ऑर्डर था ना, अभी ये जीरो ऑर्डर है। कह रहा है जीरो ऑर्डर क्या बताइए? जीरो ऑर्डर का जो हाफ लाइफ का फॉर्मूला होता है बच्चों, टी हाफ बराबर होता है C0/2 के, तो याद रखना है ना। अभी तक कितने कितने फॉर्मूला याद हम लिखते जा रहे हैं, हमने रेट लिखने का तरीका सिखाया था बच्चों, ए पे पावर एक्स, बी पे पावर वाई, ये हो सकता है। एक रेट बराबर हमने बताया क्या होता है? चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम बताया, एक बता दिए। एक हमने बताया बच्चों जीरो मतलब यूनिट निकालने का फॉर्मूला, यूनिट ऑफ के का फॉर्मूला बताए, जहां पर हमने बताया मोल पे पावर 1 माइनस एन, मीटर पे पावर n-1 और क्या किए? सेकेंड इनवर्स, है ना। इसके बाद हमने भी बताया टी हाफ किसका? फर्स्ट ऑर्डर का बताए, फर्स्ट ऑर्डर का हमने टी हाफ का फॉर्मूला बताया था, क्या होता था? 0.693 अपॉन के, या तो फिर इसका क्या फॉर्मूला था बच्चों? ln2/k, या तो इसका फॉर्मूला क्या था? इसका फॉर्मूला था 2.303 log 2 अपॉन के। तो ये बच्चों इतनी फॉर्मूला में लिख रहे हैं, बार बार लिखेंगे जिससे आपको याद हो जाएगा, है ना। अब देखोगे टी हाफ का फॉर्मूला बच्चों C0/2k है, तो इसका मतलब टी हाफ प्रोपोर्शनल होता है C0। C0 क्या होता है बच्चों? C0 होता है इनिशियल कंसंट्रेशन, क्या होता है? इनिशियल कंसंट्रेशन, समझ गया।
क्या होता है, इनिशियल कंसंट्रेशन। और टी हाफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है के का। किसका होता है, के का। तो देखो क्वेश्चन में क्या कर रहा है, द इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, सही बात है। द स्क्वायर ऑफ द इनिशियल कंसंट्रेशन, जी नहीं, स्क्वायर नहीं होने वाला है। क्या स्क्वायर रूट होगा, ये भी नहीं होगा। द रेट कांस्टेंट, क्या के पे डिपेंड कर रहा है, जी के पर तो कर रहा था बट इनवर्स में कर रहा था, डायरेक्टली नहीं, कैसे कर रहा था, इनवर्स में। और हमसे पूछा क्या था, हमको पूछा था सीधे अनुपातिक पर, तो डायरेक्टली पर पूछता हूं तो क्या हो जाएगा आपका इनिशियल कंसंट्रेशन। समझ में आ गया ये। चलो, ये सारी चीजें आपके काम के लिए होंगे। आगे कहता है फॉर ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन द हाफ लाइफ इज डायरेक्टली क्वेश्चन। वही क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गए, 6 और 7 नंबर क्वेश्चन से भी आ गया है। तो 6 और 7 नंबर क्वेश्चन सेम है, ऑप्शन तक सबका सब सेम है। तो चलो इस क्वेश्चन को स्किप करते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। आगे बच्चों क्या कह रहा है कि द मोलिक्युलरिटी ऑफ एन एलिमेंट्री रिएक्शन, ये मोलिक्युलरिटी क्या होता है जी, मोलिक्युलरिटी होता है एक ही समय पे जितने नंबर ऑफ पार्टिकल कोमाइड किया, जितने नंबर ऑफ पार्टिकल कोमाइड किया एट अ टाइम, वो क्या कहा जाता है, मोलिक्युलरिटी। किसी की मोलिक्युलरिटी जो होता है सिर्फ 1, 2 और 3 होता है, 0 भी नहीं होते हैं, है ना। मोलिक्युलरिटी 1, 2, 3 होता है, 3 से बड़ा नहीं होता, फ्रैक्शन नहीं होते, 0 नहीं होते। तो समझना सिर्फ मोलिक्युलरिटी का जब भी आंसर देगा 1, 2, 3 में ही कोई होगा। अब कहेंगे सर किसी रिएक्शन का रेट देख करके, तो कह रहा कैसा रिएक्शन है, एलिमेंट्री रिएक्शन है। एलिमेंट्री रिएक्शन कहते हैं सिंगल स्टेप रिएक्शन को। देखो रिएक्शन लिख के दिया इसने, A+2B से क्या बनाया इसने, C बनाया। तो बताओ इसके आगे कितने होते हैं, 1, इसके आगे कितना, 2, ये दोनों को ऐड कर दो, 1+2 कितना आ गया, 3। यही इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा। हाय सर, तो बस अगर एलिमेंट्री रिएक्शन जब भी कहे ये दोनों को ऐड कर देना, उसका सम कर देना है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि द कैटलिस्ट इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। देखोगे दो चीजें ध्यान देना, अभी पीछे जो क्वेश्चन पूछा था वो पूछा था कि सर कंसंट्रेशन की मात्रा बढ़ा देंगे तो क्या होगा, तो हमारा आंसर था कि उसके बीच में कॉम्बिनेशन बढ़ जाएगा और कॉम्बिनेशन बढ़ने के कारण से उसका रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा। अभी पूछा है कि सर कैटलिस्ट का कार्य का, कैटलिस्ट सिर्फ याद रखना, कैटलिस्ट सिर्फ किसी रिएक्शन का एक्टिवेशन को कम करता है। किसको कम करता है, एक्टिवेशन को कम करता है। जब एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाते हैं तो ज्यादा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने लगता है, इस कारण से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है बच्चों। क्या हो जाता है, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है। तो सर यहाँ पर डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा, एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी को अगर कम करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो यहाँ का समझ में आ गया आपको, आगे बढ़ जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर मिलेंगे। चलो अगला क्वेश्चन है द रिलेशनशिप बिटवीन द रेट कांस्टेंट के, एक्टिवेशन एनर्जी EA एंड टेम्परेचर T इज गिवन बाय द, हिंदी पढ़ोगे दर स्थिरांक के संकीर्ण ऊर्जा EA और तापमान T के बीच का संबंध किसके द्वारा दिया जाता है। तो बच्चों याद रखेंगे एक आर्हेनियस इक्वेशन था जिसे हमने पढ़ा था K बराबर A इंटू E पर पावर माइनस EA अपॉन RT। कौन सा इक्वेशन था ये, आर्हेनियस इक्वेशन। कौन सा इक्वेशन था बच्चों, आर्हेनियस इक्वेशन। और इस आर्हेनियस इक्वेशन से ही हम क्या कर पाते हैं, ये सारी चीजों का रिलेशन निकालते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपको, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कोई दिक्कत है, चलो बच्चों आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन मेरे पास आता है कि द रेट ऑफ रिएक्शन इज गिवन बाय, तो देखो एक रेट फिर से लिखा और हमने अभी सिखाया था आपको ऑर्डर निकालने के लिए। ऑर्डर निकालने के लिए क्या बताया था बच्चों, रेट इज इक्वल टू के ए पे पावर एक्स बी पे पावर वाई। क्या हो जाएगा, ए पे पावर एक्स बी पे पावर वाई। बताओ ऑर्डर क्या बताता है, एक्स प्लस वाई। ऑर्डर क्या बताता है, एक्स प्लस वाई। बताओ एक्स के जगह पर क्या रखा, इसने क्वेश्चन के लिए लिखा, क्वेश्चन का जो रेट लिखा हुआ बच्चों वो लिखा हुआ के ए पे पावर कुछ नहीं दिया, तो कुछ नहीं दिया तो 1 हो जाएगा। अब बी पे पावर 0 दे दिया है, ए पे पावर 1 है, बी पे पावर 0 है। बताओ 1 + 0 कितना होता है बच्चों, 1 होता है। तो ऑर्डर कितना हो जाएगा इसका, 1 हो जाएगा। समझ में आ गया, यहाँ तक समझ में आ गया, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, चलिए इसके साथ आगे निकालते बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या रहा है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। चलो बच्चों हम दोनों बच्चों, तो हमारे पास क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर रेट का रेट इक्वेशन जो होता है CT इज इक्वल टू
सी नॉट माइनस के टी होता है ना। फर्स्ट ऑर्डर का ये जीरो ऑर्डर का हो गया, किसका हो गया, ये जीरो ऑर्डर का, जीरो ऑर्डर का रेट ये हो गया, क्या हो गया, जीरो ऑर्डर का रेट ये हो गया, बनेगा। और अगर फर्स्ट ऑर्डर का पूछ रहा है तो फर्स्ट ऑर्डर इज कम टू होता है के इज कम टू 1/t mn सी नॉट अपॉन सी टी, या इसका एक और फॉर्मूला होता है 2.303 अपॉन टी लॉग सी नॉट अपॉन सी टी होता है। तो देखो पहला जो क्वेश्चन ये सही से हम इसको लिखते हैं, तो ये देखो इस तरीके से लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है k इज कम टू 1/t, साफ से ऑप्शन दिख नहीं रहा होगा, एन एन ए नॉट अपॉन 18 लिखा हुआ है, फिर एक लिखा हुआ है 80 इज कम टू ए नॉट माइनस के टी लिखा हुआ है, और फिर बच्चों एक लिखा हुआ है 80 इज कम टू, क्या लिखा हुआ है, 80 इज कम टू ए नॉट प्लस के टी लिखा हुआ है, ए नॉट प्लस के टी लिखा हुआ है, और एक लिखा हुआ के बराबर टी हाफ। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये फार्मूला पे कौन बैठा हुआ है, ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन है, तो आपका पहला ये ऑप्शन सही होगा, है ना, के बराबर 1/t ln c नॉट बाई सी टी, या ए नॉट बाई ए टी, जो प्रथम कोटि अभिक्रिया का इक्वेशन होगा। समझ में आ गया है। तो चलो अगर हम आगे की बात करें, यहाँ से आगे की बात करते हैं, तो यहाँ से क्या कहता है कि द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 50% कंप्लीशन ऑफ अ रिएक्शन इज नोन एज, 50 किसी अभिक्रिया के 50% पूर्ण होने में लगने वाला समय कहलाता है हाफ लाइफ टाइम पीरियड। किसी रिएक्शन का आधा खत्म होना मतलब आधी जिंदगी समाप्त कर देना, और आधी जिंदगी समाप्त करने का मतलब उसका होता है, क्या होता है, हाफ लाइफ होता है। तो देखोगे यहाँ से क्या हो जाएगा, हाफ लाइफ पीरियड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ से हाफ लाइफ पीरियड हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। चलो नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ से अगले क्वेश्चन पे आ जाए, तो यहाँ से कहता है व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज टेम्परेचर ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन। टेम्परेचर बढ़ाने से क्या हो जाएगा कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल बढ़ जाएंगे, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ने के कारण से पार्टिकल क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ कॉन्वर्जन करेंगे, जिसके कारण से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा, तो इंक्रीज द इफेक्टिव नंबर ऑफ कॉन्वर्जन हो जाएंगे। तो यहाँ से कॉन्वर्जन की संख्या बढ़ जाएगी बच्चों, क्या हो जाएगी, कॉन्वर्जन की संख्या बढ़ जाएगी। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो नंबर ऑफ पार्टिकल क्या होंगे, कोमाइड करेंगे, ज्यादा कोमाइड करेंगे, और ज्यादा कोमाइड करेंगे तो इफेक्टिव नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा, बढ़ेगा, जिसके कारण से रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएंगे, इंक्रीज कर जाएंगे। तो टेम्परेचर बढ़ाने से इंक्रीज द नंबर ऑफ इफेक्टिव कॉम्बिनेशंस हो जाएगा। चलो आगे अगर हम बात करते हैं बच्चों, तो आगे हम यहाँ से बात करें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द मोनोटोनिटी ऑफ रिएक्शन इज थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट। मोनोटोनिटी किसको कहते थे, अभी अभी हम बताए थे कि जितने नंबर ऑफ पार्टिकल एक साथ कोलाइड करता है उसे मोनोटोनिटी कहते हैं। और मोनोटोनिटी 1 2 3 ही हो सकता है, 3 से ज्यादा नहीं होगा, फ्रैक्शन नहीं होगा, जीरो नहीं होगा। तो कैन बी जीरो नहीं हो सकता, कैन बी फ्रैक्शन नहीं हो सकता, क्या इज ऑलवेज ए होल नंबर, यस यही हो सकता है। इज ऑलवेज इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, कोई जो नहीं है सर, क्योंकि ऑर्डर जीरो भी होते हैं, ऑर्डर फ्रैक्शन में भी होते हैं, बट मोनोटोनिटी हमेशा होल नंबर होता है, वो भी 1 2 3 होता है, इससे ज्यादा नहीं होता है। तो चलो यहाँ से ऑप्शन नंबर सी आ गया। चलो आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कहता विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इस स्यूडो क्या होता है सर, स्यूडो होता है फॉर्म, दिखता कुछ और है, होता कुछ और है ना। तो सर क्या कहता है, तो जो किसी रिएक्शन में अगर दिख रहा है कि वो सेकेंड ऑर्डर है लेकिन हो जाए फर्स्ट ऑर्डर, कैसे पता चलेगा सर। सबसे पहले अगर मान लो कर रहा है हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर, एस्टर का फॉर्मूला क्या होता है, CH3 CH3 चलो एस्टर हो गया, या फिर इसका ऐसा लिख सकते हैं R बॉन्ड OR डैश, ये भी एस्टर हो गया जी। कहता है कि क्या होता है एसिडिक मीडियम में, अगर एसिडिक मीडियम में इसको क्या करते हैं, हाइड्रोलाइसिस करते हैं, तो ये बन जाता है कार्बोजेनिक एसिड R(OH), ऐसा लिखो इसको, फिर सब इसको इस रिएक्शन को लिखते हैं प्लस H2O इन प्रेजेंस ऑफ क्या, एसिडिक मीडियम। तो ये बन जाता है बच्चों R(OH),
और प्लस बन जाता है ROH। जब अल्कोहल और कार्बन मतलब कार्बोनिक एसिड आपस में रिएक्ट करते हैं तभी तो एस्टर बनता है ना। तो एस्टर को तोड़ के ये बन जाएगा। तो कह रहा है क्या, हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर इन एसिडिक मीडियम। अब निम्न माध्यम में एस्टर का जल अपघटन। दूसरा कहता है डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5। N2O5 का डिकम्पोजिशन, N2O5 का तोड़ोगे जी NO2 प्लस 2NO2 प्लस हाफ क्या बन जाएगा, हाफ O2 बन जाएगा। अब बताओ यहाँ पर तो क्या हो गया, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो गया। अगर इसका रेट लिखेंगे तो रेट इसका 2K N2O5 हो जाएगा। ये तो सीधा सीधी फर्स्ट ऑर्डर दिख रहा है, इसमें ये भी नहीं होगा। अगर यहाँ से देखो बच्चों H2 प्लस I2 से बनता है 2HI। अगर इसका रेट लिखेंगे तो रेट इसका 2 क्या लिखा जाता है, K इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ H2 और कंसेंट्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा I2। यहाँ 1 और 1 ऑर्डर कितना हो गया, ऑर्डर इसका 2 हो गया। अगर ऑर्डर 2 हो गया तो ये भी नहीं होगा, सीडो पूछा था। ऑल ऑफ द एबव, ऑल ऑफ द एबव तो नहीं है जी, दो तो पहले छट गया। हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर, तो जब देखोगे ये एज ए प्योर सॉल्वेंट की तरह बिहेव कर रहा है, यहाँ पर किसी तरह बिहेव करता है, प्योर सॉल्वेंट की तरह बिहेव करता है। और जब ये प्योर सॉल्वेंट की तरह बिहेव करे तो ये कंपोनेंट को रेट में नहीं लिखा जाता है, और रेट इज कम टू क्या होता है K इंटू R डैश या कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O। और अगर ये प्योर लिक्विड होगा तो प्योर लिक्विड का कॉन्सेंट्रेशन कितना होता है, 1 होता है। इसलिए इसको कंसिडर नहीं करते हैं। दिख तो 2 रहा है लेकिन है कितना, ये एक ही है। इसमें सीडो फर्स्ट रिएक्शन का आंसर जो होगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। आगे बढ़ते हैं तो मेरे पास आता है द स्लोएस्ट स्टेप इन ए कॉम्प्लेक्स रिएक्शन इज कॉल्ड। जब कोई रिएक्शन मल्टीपल स्टेप में होती है, एक से ज्यादा स्टेप में होती है, तो उस रिएक्शन में से कोई एक ऐसा स्टेप होता है जो सबसे धीरे चलता है, जो सबसे धीरे चलता है, उसे स्लोएस्ट स्टेप ऑफ रिएक्शन कहते हैं। और उसी को कहते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। क्या कहते हैं उसे, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो ऑप्शन नंबर बी आपको दिख रहा है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। चलो आगे क्वेश्चन पे करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या कहते हैं, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। अभी तो पढ़ाए थे क्या होता है, हाफ लाइफ किसको कहते हैं, हाफ लाइफ आधा हो जाता है। मोनोक्यूमर स्टेप कुछ होता नहीं है। एलिमेंट्री स्टेप ये सब रिएक्शन का पार्ट है, नॉट अ स्टेप। एलिमेंट्री रिएक्शन एक मतलब सिंगल स्टेप में कंप्लीट हो जाता है, एलिमेंट्री का आ जाता है। मोनोक्यूमर का मतलब बहुत सारे स्टेप में चले जाते हैं, ये आ जाता है। चलो आगे की बात करें, क्वेश्चन नंबर 18 कहता फॉर ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन द स्लोप ऑफ द ग्राफ ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वर्सेस टाइम इज। देखो बच्चों रिएक्टेंट वर्सेस टाइम कर रहा है, रिएक्टेंट वर्सेस टाइम कर रहा है, मतलब कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो रेट इज कम टू, हमने क्या रहा है, रेट इज कम टू, या चलो ऐसा करते हैं, CT इज कम टू C0 माइनस KT पढ़े थे, हाँ फॉर्मूला ये होता था, CT इज कम टू C0 माइनस KT। अब बच्चों यहां से अगर हम कंसंट्रेशन और टाइम का ग्राफ में, कंसंट्रेशन और टाइम का ग्राफ, तो देखो कंसंट्रेशन को हमने y एक्सिस पे रखा, तो y बराबर एक इक्वेशन बन जाएगा बच्चों C माइनस कॉस mx, x एक्सिस पे टाइम को रखे, तो ये ग्राफ डिक्रीजिंग जाएगा। और ग्राफ जब डिक्रीजिंग जाता है तो इस ग्राफ का जो स्लोप आएगा बच्चों वो आएगा माइनस के। क्या आएगा, ये माइनस, अब इसका स्लोप है तो माइनस के आ जाएगा। देखो माइनस के कहीं दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है, हो जाएगा। तो स्लोप क्या आता है, माइनस के आ जाता है। चलो ये ग्राफ याद रखना, जीरो ऑर्डर का ग्राफ ऐसा। अगर रेट का ग्राफ पूछे बच्चों, रेट और कॉन्सेंट्रेशन का ग्राफ पूछे तो रेट कॉन्सेंट्रेशन का ग्राफ स्ट्रेट लाइन चल जाएगा, क्योंकि जीरो ऑर्डर उस ऑर्डर को कहते हैं जो कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है। और बच्चों यहाँ पर देखोगे कि अगर कंसंट्रेशन टाइम का ग्राफ पूछे तो एक स्लोप नीचे जाएगा और उसका स्लोप कितना हो जाएगा, माइनस के हो जाएगा। नेक्स्ट अगर बात करें तो कहता द आर्हेनियस इक्वेशन रिलेट द रेट कांस्टेंट विथ। तो देखो अभी हमने क्या लिखा था, आर्हेनियस इक्वेशन लिखे थे, अगर याद होगा तो K इज कम टू A इंटू E पर पावर माइनस A अपॉन RT। तो देखो किससे रिलेट कर रहा है, ये टेम्परेचर से। किससे रिलेट कर रहा है, ये टेम्परेचर से। क्या इसमें कोई कंसंट्रेशन दिख रहा है, जी नहीं। क्या प्रेशर दिख रहा है, जी नहीं। वॉल्यूम दिखा, नहीं। क्या दिखा इसमें, टेम्परेचर। क्या दिखा इसमें, टेम्परेचर। तो टेम्परेचर से रिलेट करेगा यहाँ। चलो आगे की बात करें, कहता द यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन इज।
शुरुआत में हमने बताया था रेट ऑफ रिएक्शन, रेट क्या लिखते हैं बच्चों, रेट लिखते हैं चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। तो चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम की अगर बात करें बच्चों, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम की अगर हम बात करें तो बताओ चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, कंसंट्रेशन का क्या होता है मोल मीटर इनवर्स होता है, टाइम का क्या हो गया बच्चों सेकेंड इनवर्स हो गया। तो बताओ मोल मीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स कहां से आ गया, मोल मीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, यही आ गया आपका हो जाएगा मोल मीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। यहाँ से समझ में आ गया। चलो आगे क्या क्वेश्चन पे बात करो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है कि द ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन कैन बी, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपका होल नंबर भी हो सकता है, फ्रैक्शन भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, सब कुछ हो सकता है ऑर्डर। नॉमेक्लिटिव पूछेगा तो सिर्फ क्या होगा होल नंबर होगा। तो यहाँ पर बच्चों क्या करा होल नंबर भी हो सकता है, फ्रैक्शन भी हो सकते हैं, जीरो भी हो सकते हैं, सभी हो सकते हैं। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, आपका आंसर डी आ जाएगा, आपका आंसर क्या आ जाएगा डी आ जाएगा। कोई दिक्कत है, सबका सब हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ से अगला क्वेश्चन क्या रहा है द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी, चलो ये तो हमने बता दिया। आगे कैसा व्हाट इज द मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन 2NO प्लस O2 से 2NO2 बनता है। बताओ मॉलिक्यूलरिटी कैसे जोड़ते हो, मॉलिक्यूलरिटी हम कैसे लिखते हैं बच्चों, मॉलिक्यूलरिटी लिखते हैं जैसे यहाँ पर क्या पूछा, यहाँ पर लिखा 2NO प्लस O2 से 2NO2 बन गया। तो देखो कुछ नहीं है, इसके आगे के स्टोइचियोमेट्री जो तो क्योंकि एक ही स्टेप में तो रिएक्शन चल रहा है, और 2 प्लस 1 कितना हो गया 3 हो गया। तो इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना जाएगा 3 आ जाएगा। कोई दिक्कत है, तो आसान से ऑर्डर हो जाएगा यहाँ से। तो ध्यान दे रहे कि जब इक्वेशन का आगे वाला पोर्शन को जोड़ते हैं तो ऑर्डर बता देते हैं, जब रेट ऑफ रिएक्शन का तो ऊपर एक्स और वाई को जोड़ते हैं तो क्या बता देते हैं ऑर्डर बता देते हैं। तो चलो यहाँ से आ गया, कह रहा है कि द हाफ लाइफ ऑफ ए रेडियो एक्टिव सब्सटेंस 10 years, व्हाट इज द फ्रैक्शन विल रिमेन आफ्टर 30 years। अब देखना बच्चों क्या कर रहा है कि अगर किसी की हाफ लाइफ 10 साल है, हाफ लाइफ मतलब टी हाफ 10 साल दे दिया। एक चीज बात ध्यान रखना बच्चों, एक चीज बात रखना कि जब भी रेडियो एक्टिव की बातें कर रहा है, कोई भी अगर रेडियो एक्टिव की बातें कर रहा है तो रेडियो एक्टिव की बातें जो होती है फर्स्ट ऑर्डर से होती है, किससे होती है फर्स्ट ऑर्डर से होती है। तो रेडियो एक्टिव की बातें अगर फर्स्ट ऑर्डर से हो रहा है और टी हाफ दिया हुआ 10 साल मतलब सर आधा हाथ तो 30 साल में कितना हो जाएगा, अगर मान लो किसी का कंसंट्रेशन इतना है तो 10 साल में कितना होता है, इसका आधा हो जाता है, इसका कितना हो जाता है आधा हो जाता है। बताओ अगले 10 साल में फिर इसका आधा हो जाएगा, हो जाएगा ना। तो ये अगले 10 साल में इसका आधा, तो A0/2 आधा का आधा कितना हो जाएगा A0 बटा 4 हो जाएगा। अगले 10 साल और देखना है, तो अगले 10 साल और देखना है तो इसका भी आधा हो जाएगा, तो A0 बटा 8 हो जाएगा, A0 बटा कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो देखो 10 साल 10 साल 20 साल हो गया, 20 10 30 साल हो गया, 30 साल का पूछा था मुझे, तो 30 साल में कितना आ गया A0 बटा 8 आ जाएगा। इनिशियल का आधा मतलब इनिशियल का 8वां हिस्सा हो जाएगा, इनिशियल का क्या हिस्सा हो गया 8वां हिस्सा हो गया। समझ में आ गया ये, तो कोई दिक्कत है। तो जब भी आपको इस तरीके का क्वेश्चन आए तो आप अगर रेडियो एक्टिविटी जैसे लिखा रहे रेडियो एक्टिव, आपको याद रखना है कि रेडियो एक्टिव किस पे कंप्लीट होती है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पे कंप्लीट होती है। और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का आधा मतलब 10 साल में आधा, तो अगले 10 साल में उसका आधा, फिर अगले 10 साल में उसका आधा। तो इस तरीके से आपको कितना रहेगा 3 हाफ लाइफ आ गया। कितना आ गया हाफ लाइफ आ गया 3 हाफ लाइफ आ गया। देखो एक सिंपल से समझना, अगर मेरे पास सर एक हाफ लाइफ रहा, ऐसा देखना कि सर A0 पे पावर 2 पे पावर n रहते हैं, ठीक है। अगर जीरो हाफ लाइफ है, अभी कुछ भी हाफ लाइफ नहीं, तो अगर टी हाफ जीरो हो, एक भी होगा तो n पर पावर कितना कम हो गया जीरो, तो किसी पे पावर जीरो कितना हो जाता तुम्हारा 1 हो जाता, ए आ जाएगा। अगर हाफ लाइफ एक आ गया, एक हाफ लाइफ आ गया, एक हाफ लाइफ आ जाएगा कितना आ जाएगा A0 2 पे पावर 1 आ जाएगा, मतलब कितना आ जाएगा A0/2। अगर तुम्हारे पास सेकेंड हाफ लाइफ है तो सेकेंड हाफ लाइफ में n का वैल्यू 2 हो जाएगा, 2 पे पावर 2 4। इस तरीके से भी आप अरेंज करते जा सकते हो यहाँ से। चलो बच्चों आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ रहा है द रेट ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, दिस इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ। मतलब कह रहे हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन किस पे इंडिपेंडेंट होता है इनिशियल कंसंट्रेशन पे। अगर मान लो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जा रहा है और कह रहा है कि जी रिएक्टेंट का इनिशियल कंसंट्रेशन पे इंडिपेंडेंट है, मतलब ये वाला पोर्शन आपको खत्म होना चाहिए, तो इस पर पावर कितना रख दोगे
जीरो, किसी पे पावर जीरो 1 हो जाता है, इसका मतलब इसका ऑर्डर कितना आ गया होगा, 1 जीरो आ गया होगा। तो जिस रिएक्शन का ऑर्डर जीरो हो जाए वो किसी कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। तो याद रखना जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का डेफिनेशन ये है कि दैट रिएक्शन विच डज नॉट डिपेंड अपॉन एनी कंसंट्रेशन। तो सर किस पे डिपेंड करता है, तब ये डिपेंड करता है किसके ऊपर, ये डिपेंड करता है कैटलिस्ट के ऊपर, ये डिपेंड करता है किसके ऊपर, सनलाइट के ऊपर। तो जब कोई रिएक्शन कैटलिस्ट पे डिपेंड कर रहा हो, सनलाइट पे डिपेंड कर रहा हो, एनर्जी के अदर सोर्सेस पे डिपेंड कर रहा हो, तो वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगा, तो ऐसे कंडीशन में वो जीरो ऑर्डर हो जाएगा। तो देखो क्या करा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जी नहीं, सेकेंड ऑर्डर जी नहीं, जीरो ऑर्डर हो जाएगा। चलो थर्ड ऑर्डर की बात करेगा तो क्या आ जाएगा आपका जीरो ऑर्डर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा है, फॉर ए सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन द यूनिट ऑफ द रेट कॉस्ट, अभी अभी हमने बताया था, आपको सिखाया था, है ना, अभी अभी सिखाए थे कि रेट का हमने के कैलविन क्या हमने किया थे, याद होगा, मोल पे पावर 1 माइनस एन, मीटर पे पावर n माइनस 1 सेकेंड माइनस। अब देखो जी सेकेंड ऑर्डर की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, आपका सेकेंड ऑर्डर की बात कर रहा है, द्वितीय कोटि अभिक्रिया की। इसका मतलब n बराबर 2 कर रहा है, n बराबर 2 करने का मतलब हो गया जी मोल पे पावर कितना गया 1 माइनस 2, मीटर पे पावर कितना गया 2 माइनस 1, और ये सेकेंड इनवर्स आ गया। तो बताओ 1 में से 2 गया, कितना गया जी मोल इनवर्स, मीटर में 2 में से 1 गया मीटर आ जाएगा, और क्या आ जाएगा आपका सेकेंड इनवर्स जाएगा। अब मैं ऑप्शन मैच करूँ, पहला है सेकेंड इनवर्स, तो जी फर्स्ट ऑर्डर बना चुके हैं। देखो यहाँ से क्या गया मोल इनवर्स, ये भी खत्म हो गया जी, यहाँ पर है मोल मीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स है, मीटर मोल इनवर्स, मोल इनवर्स हो गया, फिर मीटर आ गया, मीटर सही है, सेकेंड इनवर्स सही है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर कितना हो गया, सी हो गया। यहाँ पे क्या है मोल इनवर्स मीटर सेकेंड, ये हो जाएगा। तो ऐसे लिखा हुआ मीटर मोल इनवर्स, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है सेकेंड इनवर्स। कोई दिक्कत है आगे समझ में, तो इस तरीके से यहाँ से चेक कर सकते। अगला क्वेश्चन बच्चों कि द स्लोप ऑफ ए प्लॉट ऑफ NNA वर्सेस टाइम फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो सिंपल सी बात करते हैं कि सर हमने फार्मूला पढ़ा था NN CT इज इक्वल टू K बराबर, हमने पढ़ा है K बराबर 1/T NN CT अपॉन C नॉट अपॉन CT, C नॉट अपॉन C। अब बच्चों अगर इसको तो इसको इधर ले आते हैं तो KT आ जाएगा, इसका तो NN C नॉट माइनस NN CT आ जाएगा, और A बटा B क्या होता है मॉड A माइनस मॉड B होता है। अब बच्चों CT को इधर ले आते हो तो NN CT इज कम टू तुम्हारे पास आ जाते हैं NN C नॉट माइनस क्या आ जाता है आपका KT आ जाता है। अब देखो ये बाई एक्सिस में हमने कॉन्सेंट्रेशन को रख दिए, NN CT को रख दिए, है ना, और यहाँ पर टाइम को रख दिया, तो बाई एक्सिस पे इसको रख दिए, ये सी नॉट है इनिशियल कंसंट्रेशन है, तो सी हो जाएगा माइनस एम हो जाएगा कांस्टेंट एक्स हो जाएगा, बाई बराबर सी माइनस एम एक्स का ग्राफ कैसे जाता है बच्चों, फिर से डिक्रीजिंग ग्राफ जाता है। तो याद रखना इसका जो स्लोप आएगा वो कितना आ जाएगा माइनस के आ जाएगा, कितना आ जाएगा माइनस के, तो यहाँ से आ गया स्लोप कितना माइनस के। तो याद रखना जीरो ऑर्डर का हमने ग्राफ अभी पढ़ा था, जीरो ऑर्डर का ग्राफ हमने भी ऐसा पढ़ा था, वहां कंसंट्रेशन और टाइम का ग्राफ था जी, कंसंट्रेशन टाइम का ग्राफ था, उसका भी स्लोप माइनस किया आया था। अभी हमने क्या किया फर्स्ट ऑर्डर का पढ़ा NNCT और T का ग्राफ, इसका भी स्लोप कितना आ जाएगा जी माइनस किया जाएगा। कोई दिक्कत है, चलो आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज with an increase in surface area. This is true for reaction involved. The rate of reaction अगर सतह क्षेत्र बढ़ने पर अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है, लेकिन अभिक्रिया में अच्छा किसके में सतह, ऐसा क्वेश्चन है। देखो जी अगर आपके पास कोई ठोस है, आप मानो कि सर मेरे पास एक सल्फर का स्टोन है, सल्फर का एक स्टोन है, कितना दिया, अब इसको हम पाउडर बना दिए, अगर इसको पाउडर बनाएंगे बिछ जाएगा पूरा एरिया। तो जब पाउडर बनाओगे जिसका सारे पार्टिकल का सरफेस एरिया क्या होगा रिएक्टेंट का कांटेक्ट में आएगा, इसका से रिएक्शन बढ़ जाएगा। तो सॉलिड के लिए क्या होता है कि सॉलिड का अगर एक स्ट्रक्चर है और उसे एक पाउडर स्ट्रक्चर है तो उसका रेट बढ़ जाता है, तो सॉलिड के लिए क्या हो जाएगा ये बढ़ जाएगा। कोई दिक्कत है समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है Which of the following statement about a catalyst is true? कैटेलिस्ट का काम क्या होता है, अभी हमने बताया था कैटेलिस्ट सिर्फ और सिर्फ क्या करता है एक्टिवेशन एनर्जी को
कम कर देता है। तो एक्टिवेशन एनर्जी को कम करेगा, कह रहा है कि इट इज कंज्यूम द रिएक्शन, क्या ये अभिक्रिया में खपत होता है? जी नहीं, कैटलिस्ट कभी खत्म नहीं होता है। कैटलिस्ट जितना शुरुआत में रहता है अंत में भी उतना ही रहता है, तो कैटलिस्ट खत्म नहीं होता है। इट चेंज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करता है कि कितने बंद करना था। इट प्रोवाइड्स एन अल्टरनेटिव पाथवे विद मोर एक्टिवेशन एनर्जी, चलो जी सही है, एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर दिया और एक नया रास्ता दे दिया किसके लिए? रिएक्शन को कम करेगा। इस चेंज द इंटरफेरेंस की बातें कुछ भी नहीं होती है ना। यहाँ से समझ में आ गया यहाँ पर। तो आगे की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है कि द रिएक्शन H2 Cm2 से बनता 2HCl इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इज एन एग्जांपल ऑफ। देखो जी यहाँ से सिंपल सी बात है, क्या होगा? H2 Cm2 से बन रहा है जी 2HCl और ये कह रहा है कि ये रिएक्शन सनलाइट में हो रहा है। अब बताओ जब तक सनलाइट नहीं देंगे क्या रिएक्शन हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। हम H2 और Cl2 को कितना भी दे दें क्या फर्क पड़ता है जब तक उसको सनलाइट नहीं देंगे। इसका मतलब ये रिएक्शन जो सनलाइट पर डिपेंड कर रहा है, किसी कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं कर रहा। तो ऐसे अगर रिएक्शन होता तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन होता। अभी हमने बताया था, क्या बताए थे? जीरो ऑर्डर रिएक्शन जो क्या होता है? सनलाइट पर डिपेंड करता हो। तो ये क्या हो जाएगा आपका? जीरो ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगा। चलो आगे बढ़ जाते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है द टाइम टेकन फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टू रीच 75% का। अब देखो 50% मतलब रिएक्शन क्या करना है? एक टाइम टेकन बताना है, फिर कितना हो जाएगा? 75% कंप्लीट हो जाए। अब बताओ अगर मान लो एक रिएक्टेंट है, इसका 50% कंप्लीट होता है, तो 50% कंप्लीट होता है तो आधा हाफ नाइट लगेगा। अब 50 यहाँ पर हो गया आधा, और आधा का आधा और होना है तो 75% हो जाएगा। चलो ऐसे नहीं आता, चलो हमें नहीं आता, पता नहीं चलने से क्या होने होगा। तो देखो सिंपल सी तूने काम कर, के बराबर तूने क्या पढ़ा? के बराबर पढ़ा, चलो ऐसा नहीं है, P50 बराबर हमने पढ़ा है सर Nn2/K, पढ़े थे हमने Nn2/K। ये होगा। बताओ T75 निकालना आपको, तो T75 निकालना तो आपने फॉर्मूला पढ़ा कि 1/K Nn C0/Ct। तो 75% कंप्लीट हो रहा, तो बचा कितना परसेंट है? 30%। परसेंटेज कितना पड़ता है? 100। तो इनिशियल होगा 100 हो जाएगा और फाइनल होगा 25 हो जाएगा। 25 चौक 100 हो जाएगा ऐसा, है ना। तो बताओ क्या यहाँ पर T75% बराबर बच्चों क्या 1/K Nn4 लिख सकते हैं? क्या Nn4 को हम लोग इस टाइप से भी लिख सकते हैं क्या? Nn2 का स्क्वायर, अगर इसको आगे लिख दे स्क्वायर में रहता तो पावर आगे आ जाता है, मतलब पावर रहता तो आगे आ जाता है। तो यहाँ पर क्या आ गया बच्चों? Nn2/K आ गया। Nn2/K को देखो हाफ होने का था, T50 क्या था? मतलब हाफ की बात है। T50 मतलब T हाफ, T50 मतलब T हाफ। तो इसका मतलब T75% बराबर 2T हाफ हो गया होगा। हमने क्लास में जब क्या किए थे क्वेश्चन, तो ये डायरेक्ट आपको प्रूफ किया हुआ है हाँ। कितना आ जाएगा आपका? 2T हाफ आ जाएगा। तो हाफ ऑफ क्या हो जाएगा? इट्स हाफ लाइफ, मतलब क्या हो जाएगा? इक्वल टू इट्स हाफ लाइफ जी नहीं, हाफ ऑफ इट्स हाफ लाइफ जी नहीं, ट्वाइस इट्स हाफ लाइफ जी, यही आंसर होगा है ना। तो क्या हो जाएगा? 75% कंप्लीट होने के बाद 2T हाफ के बराबर हो जाएगा। चलो जी आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द रेट कांस्टेंट फॉर अ रिएक्शन इज 1.2 into 10⁻²। ऐसा दिया हुआ है रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट दिया हुआ जी 1.2 into 10⁻², सेकेंड इनवर्स लिखा हुआ है ना। क्या लिखा हुआ इसमें? सेकेंड इनवर्स लिखा। तो कह रहा है कि किस अभिक्रिया की फर्स्ट ऑर्डर की यूनिट है? फर्स्ट ऑर्डर की। क्या है? फर्स्ट ऑर्डर का। तो फर्स्ट ऑर्डर आपका ये हो गया, बोलेगा ना, वही कहते हैं। आप यहाँ से देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम यहाँ से देखें तो कहता है द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द मॉलिक्यूल्स टू कोलाइड इफेक्टिव इज कम। क्या चाहिए? सबसे कम एनर्जी जो जो एक्टिवेट करेगा किसी मॉलिक्यूल का, तो उसका नाम क्या हो जाएगा? एक्टिवेशन एनर्जी। क्या नाम होगा उसका? एक्टिवेशन एनर्जी। क्या नाम हो जाएगा इसका? एक्टिवेशन, सॉरी हाँ चलो क्या हो जाएगा इसका? एक्टिवेशन एनर्जी। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, वो तो समझ गया। देखना क्वेश्चन क्या कर रहा था, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द मॉलिक्यूल्स ऑफ द कोलाइड। अगर पार्टिकल को कोलाइड करने से जो मिनिमम एनर्जी बनता है, जो रिएक्शन करने का जरूरत होता है, उसे हम लोग बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। चलो बच्चों आगे की बात करें हम लोग, तो आगे क्वेश्चन कह रहा है कि फॉर ए रिएक्शन 2A + B से बन रहा है C, द रेट इज गिवन एज रेट KAB2 इज द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। एक अभिक्रिया है जिसपे क्या दिया है?
रेट का वैल्यू दिया हुआ सर के ए बी पे पावर 2। बताओ कितने बार बताएंगे हम लोग, यहाँ का पावर ऐड कर दो, पावर ऐड करते हैं तो ऑर्डर बताता है, और स्टोइचोमेट्री ऐड करते हैं तो मोलिक्युलरिटी बताता है। तो यहाँ पर क्या हो गया, 3 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, कर रहा है कि द रेट ऑफ रिएक्शन डिटरमाइंड बाय, रेट ऑफ रिएक्शन किसके द्वारा निर्धारित होती है, द स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ द बैलेंस्ड इक्वेशन। जी नहीं, क्या होता है, द रेट ऑफ रिएक्शन एक्सपेरिमेंटल डाटा होता है, द मोलिक्युलरिटी ऑफ द रिएक्शन होता है, द हाफ लाइफ पीरियड होता है। देखो जी, रेट पे जो पावर लिखते हैं ना, रेट इज कम टू के, ए पे पावर एक्स और बी पे पावर वाई। ये जो पावर लिखते हैं बच्चों, ये पावर हम स्टोइचोमेट्री नहीं लिख रहे हैं, ये पावर हम लोग एक्सपेरिमेंटल निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, एक्सपेरिमेंटल। इसलिए ये रेट का कहा जाएगा कि कैसा डाटा है, एक्सपेरिमेंटल डाटा है ना, स्टोइचोमेट्री नहीं निकाला जाता है यहाँ पे। हाँ, कई बार ऐसा हो सकते हैं कि जो डाटा यहाँ का रहे एक्स और वाई का रहे हो, वो क्या हो सके कि स्टोइचोमेट्रिक बराबर आ जाए, लेकिन हर बार आ जाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है ना। चलो नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा, द टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ अ रिएक्शन इज अप्रोक्सीमेटली, किसी भी रिएक्शन का जो मोस्ट ऑफ द टेम्परेचर कोएफिशिएंट होता है बच्चों, वो कितना होता है, 2 होता है। कितना होता है, 2, क्योंकि 2 जब होता है तो 100% रिएक्शन पे चले जाते हैं, तो टेम्परेचर कोएफिशिएंट कितना होता है, 2 होता है। चलो आगे आ जाओ। आगे क्वेश्चन कर रहा है कि द रेट ऑफ अ रिएक्शन डबल्स व्हेन द टेम्परेचर इज इंक्रीज बाय 10 डिग्री सेल्सियस, दिस इज जनरल रूल ऑफ ये क्या है, थंब क्या है, एक गलत है, थर्ड सेंटेंस है ना, रूम 4 ऑफ रूम, जनरल रूम 4 किसके अनुरूप काम करता है। हिंदी पढ़ो, जब तापमान को 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाया जाता है तो अभिक्रिया की दर दोगुनी हो जाती है। यह एक सामान्य नियम है टेम्परेचर कोएफिशिएंट का, है ना, टेम्परेचर कोएफिशिएंट का। कॉन्ग्रेशन नहीं है, एक्टिवेशन नहीं है, हाफ में। हाँ, ये क्या था, द हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज, शून्य कोटि अभिक्रिया का अर्ध आयु काम होता है क्या, इंडिपेंडेंट ऑफ है। अभी तो हमने बनाया था ना जीरो ऑर्डर का, टी हाफ बराबर, क्या बताए थे, टी हाफ बराबर सी नॉट बाई 2 के, क्या बताए थे, सी नॉट बाई 2 के। तो टी हाफ सी नॉट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा जी, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ क्या हो जाएगा, इनिशियल कंसंट्रेशन हो जाएगा, इनिशियल कंसंट्रेशन का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। चलो आगे की बात करें, कहता द रेट ऑफ रिएक्शन डबल्स व्हेन द टेम्परेचर इज, अच्छा तो हो गया ना, ये भी हो गया 38। द रेट ऑफ रिएक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय रेट के ए बी, द कंसंट्रेशन ऑफ बोथ ए एंड बी इज डबल। चलो जी देखो क्या कर दिया, लिख रहा है कि रेट इज कम टू के, यहाँ पर ए और यहाँ पर करा बी, करा ए बी। इफ द कंसंट्रेशन ऑफ बोथ ए एंड बी, ए को भी डबल कर दिया है और बी को भी डबल कर दिया, तो अगला रेट डैश लिख देते हैं, रेट डैश इसका 2 क्या हो गया, इसको ए की जगह 2a कर देते हैं, डबल कर दिया, और बी को भी डबल कर दिया, 2b कर दिया, तो 2 2 कितना हो गया, 4 हो गया। तो रेट डैश इसका तो 4 इंटू के, ए पे आ गया और यहाँ पे क्या आ गया, बी आ गया। अब इसको इक्वेशन 1 बनाऊंगा, इसको इक्वेशन 2 बनाऊंगा, यहाँ से क्या आ गया जी, रेट बाई रेट डैश, रेट बाई रेट डैश इज कम टू, ऊपर आ गया के ए, यहाँ पर आ गया जी बी, यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका 4 इंटू के ए और बी आ जाएगा। आप यहाँ से कर सकते हो, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो आपका बचेगा 1/4। तो रेट बाई रेट डैश इसका टू 1/4, 4 टाइम्स रेट बढ़ जाएगा। आप यहीं पर डायरेक्ट भी कर सकते थे, आप इतना का वैल्यू देखो ये वहां पुट कर देते, आपको क्या आता, 4 टाइम्स आ जाता, तो यहाँ से 4 टाइम्स आ गया, कोई दिक्कत नहीं। आप यहीं पे देख सकते हो, दुगना किया, 2 2 4 गुना बढ़ जाएगा। चलो आगे की बात करते हैं, द हाइड्रोलाइसिस ऑफ केन शुगर एन एग्जाम्पल। जो भी हाइड्रोलाइसिस की बात करें ना, एस्टर का, शुगर का, सब किसमें आता है, स्यूडो फास्फोरेट रिएक्शन, क्योंकि हाइड्रोलाइसिस में वाटर प्योर सॉल्वेंट होता है और प्योर सॉल्वेंट का कोई कॉन्सेंट्रेशन नहीं होता है, तो वाटर को नहीं लेना है, तो स्यूडो फास्फोरेट रिएक्शन हो जाएगा। चलो ऐसा क्वेश्चन हमने अभी पीछे एस्टर वाला किया था। कलर से द इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, Ct इज कम टू C नॉट माइनस Kt, Ct इज कम टू C नॉट माइनस Kt। चलो यहाँ से A दे रहा है, तो At इज कम टू क्या हो जाएगा आपका A नॉट माइनस Kt आ जाएगा, क्या आ जाएगा, A नॉट माइनस Kt। अब देखो आप कहाँ पे है, तो At इज कम टू A नॉट माइनस Kt पहला मिल गया, यहाँ K बराबर T Mn है, ये तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगा। Kt बराबर At माइनस
ए नॉट, KT इज इक्वल टू AT माइनस ए नॉट। जी नहीं, ये इधर आएगा तो माइनस में रहेगा, ये भी नहीं होगा। ए नॉट माइनस AT इज इक्वल टू KT2 KT स्क्वायर, ये भी नहीं होगा, तो आपका एक ही हो गया, हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ से, तो कहता है कि फॉर ए सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन द इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन इज, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन क्या होगा जी? तो अगर क्या यहां से हम अगर देखें तो K इज कम टू, अगर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन की बात करें, है ना, तो 1/CT माइनस 1/C0 इज कम टू KT होता है। 1/CT इज कम टू 1/C0 माइनस KT होता है। तो इसको मिल सकते हैं CT इनवर्स माइनस C0 इनवर्स इज कम टू KT होता है। तो पहला क्या है, AT बराबर A0 माइनस KT, तो बराबर KT इज कम टू AT पे पावर 1 इस पे पावर माइनस 1, K इज टू 1 बटा 1 तो 0 हो गया। समझ, ये थोड़ा सा इसका एक देखना, थोड़ा सा मिस्टेक है, ये ऐसा लिखा हुआ है, KT इज कम टू 1/AT 1/AT माइनस क्या लिखा हुआ है 1/A0, ये थोड़ा सा क्या होगा, पावर में दिक्कत हो गया, तो ये लिखा हुआ, तो यह हो जाएगा सेकंड ऑर्डर रिएक्शन बी होगा। है सर में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ से आ गया ए रिएक्शन विथ अ फ्रैक्शनल ऑर्डर इज, तो ए रिएक्शन विथ अ फ्रैक्शनल ऑर्डर इज क्या था, ऑलवेज ए कंप्लेक्स रिएक्शन, ऑलवेज ए एलिमेंट्री रिएक्शन, ए थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट, नॉन ऑफ द अबव। देखो कभी भी अगर तुम्हें ऑर्डर की बात करें तो ऑर्डर थ्योरेटिकल नहीं होता, ऑर्डर थ्योरेटिकल नहीं होता, ऑर्डर क्या होता है, एक्सपेरिमेंटल होता है। ऑर्डर क्या होता है, एक्सपेरिमेंटल, थ्योरेटिकल नहीं होता, खत्म हो गया। एलिमेंट्री में क्या होता है जी, स्टोइचियोमेट्री का सम हो जाता है। अगर रिएक्टेंट हमारे मतलब ऐसा लिखा कि सर H2 प्लस Cl2 से अगर कोई प्रोडक्ट बना चाहिए तो यहाँ का जो स्टोइचियोमेट्री है तो वो दोनों का सम, तो वो तो होल नंबर में आएगा, इसमें फ्रैक्शन नहीं आएगा। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन भी हो सकता है, जब मल्टीपल स्टेप ऑफ रिएक्शन चलेंगे तो उसमें ही आ सकता है, तो ये आंसर ये आएगा। चलो द ग्राफ ऑफ R वर्सेस टाइम इन ए स्ट्रेट लाइन फोर। अब बताओ कि अगर स्ट्रेट लाइन ग्राफ कब आता है, जब कंसंट्रेशन और टाइम के ग्राफ ये पूछ रहा है। R यहाँ पर क्या है, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, और टाइम का ग्राफ पूछ रहा है कि भाई स्ट्रेट लाइन जाना चाहिए। स्ट्रेट लाइन जाना चाहिए मतलब क्या होगा, कैसा स्ट्रेट लाइन, क्या स्ट्रेट लाइन, कर्व नहीं कर रहा, स्ट्रेट लाइन की बात कर रहा है, ऐसा पूछ रहा है। तो ये तो जीरो ऑर्डर, कौन सा रिएक्शन है ये, जीरो ऑर्डर हो जाएगा ये, क्योंकि जो क्या करेगा, द ग्राफ ऑफ R वर्सेस टाइम, हाँ कंसंट्रेशन और टाइम का ग्राफ जीरो होता है, क्योंकि रेट कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता। सो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, बीच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। इसमें कौन सा एग्जांपल है जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए काम करेगा। तो ऐसे देखो अब जाएगा यार, बन जाएगा। तो क्या करें, डिकम्पोजिशन ऑफ HI ऑन ए गोल्ड सरफेस, मतलब गोल्ड सरफेस यहाँ पर कैटलिस्ट की काम किया है ना, गोल्ड सरफेस किसके लिए काम कर रहा है, कैटलिस्ट, जिसमें कैटलिस्ट काम करता है वही जीरो ऑर्डर है, तो ये तो जीरो ऑर्डर की क्वेश्चन है। हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर अभी बताए थे स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर होता था, क्या होता था, स्यूडो होता था। डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 ये भी बताए थे, N2O5 को लिखोगे जी तो क्या हो जाएगा, 2N2O5 घटेगा 2NO2 प्लस O2 में, है ना। अगर इसका ऑर्डर लिखते हो तो रेट लिखते हो तो रेट इसका हमको क्या हो जाएगा, N2O5 पे 2 हो जाएगा, तो इसका मतलब तो ऑर्डर सेकंड आ जाएगा। और मतलब एबव जी नहीं, तो दो को बीच में गलत हो गया तो आगे नहीं गया, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, डिकम्पोजिशन ऑफ HI ऑन ए गोल्ड सरफेस। जो गोल्ड सरफेस यहाँ पर किसकी तरह बिहेव करता है, कैटलिस्ट की तरह बिहेव करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेट ऑफ रिएक्शन इज गिवन बाय रेट Kf2 if the concentration of A is T12, the rate of the reaction को आसान है जी, T12 मतलब 3 का स्क्वायर कर दो ना, रेट इज काउंट को क्या कर दिया है कि A का स्क्वायर, अब A के जगह पर क्या कर दिया, कि भाई 3 डैश करूंगा इसको, मतलब 3 गुना बढ़ाऊंगा, तो रेट इज काउंट टू K 3A का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, मतलब 9KA स्क्वायर आ गया। अब बताओ 9K स्क्वायर, K स्क्वायर को क्या कहते हैं, रेट फर्स्ट कर दिए थे, इसका रेट कर देंगे तो रेट 9 गुना बढ़ जाएगा, कितना गुना बढ़ गया, 9 गुना बढ़ गया। कोई दिक्कत है यहाँ से, आगे भाई, द कैटलिस्ट दैट इज एन डिफरेंट फिजिकल स्टेट फ्रॉम द रिएक्शन इज अगर मेरे पास डिफरेंट फिजिकल स्टेट होता तो हेटेरोजेनस कैटलिस्ट कहा जाता है। अगर सेम फिजिकल स्टेट जैसा रिएक्टेंट है वैसा ही कैटलिस्ट में होता
तो हम होमोजीनस कहते हैं। डिफरेंट में होता है तो उसको क्या नाम देते हैं, हेट्रोजीनस कैटलिस्ट। तो यहाँ पर हो जाएगा हेट्रोजीनस कैटलिस्ट। आगे नंबर क्वेश्चन है, द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर ए रिएक्शन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स टू सेकेंड इनवर्स। तो देखो क्या दिया है, ऐसा दिया है मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स टू, और क्या दे दिया जी, सेकेंड इनवर्स। देखो हम जनरल क्या दिए थे, के का यूनिट दिए थे मो 1 माइनस एन मीटर एन माइनस 1 सेकेंड इनवर्स, ऐसा दिया था ना, ऐसा हमने यहाँ दिया था। तो बताओ अगर किसी से कंपेयर कर लो मीटर का स्क्वायर, तो मीटर बराबर हमने क्या किया, मीटर को लिया एन माइनस 1, यहाँ दिया हुआ मीटर का स्क्वायर, मतलब एन माइनस 1 बराबर कितना हो जाएगा 2, या माइनस उधर जाएगा तो कितना जाएगा एन बराबर 3। मतलब कौन सा ऑर्डर की बात कर रहा है, ये थर्ड ऑर्डर की बात कर रहा है। समझ में आ गया, यहाँ तक हो जाएगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात अगर हम करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से चाहते हैं 48 नंबर, जहां कहता द रेट कांस्टेंट फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 60 सेकेंड इनवर्स। चलिए बस यहीं पे काम खत्म हो गया, है ना। कह रहा है कि के बराबर क्या दिया हुआ यहाँ पे, के बराबर दिया हुआ 60 सेकेंड इनवर्स, इसका मतलब हो गया फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्या हो गया ये, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। बस यहाँ से ऑर्डर पता चला, कैसे पता चला, यूनिट से। यूनिट सेकेंड इनवर्स किसका होता है, फर्स्ट ऑर्डर का होता है जी, यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर ऐसा लिखा भी था फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। कहता हाउ मच टाइम विल टेक टू रिड्यूस द कंसंट्रेशन टू 1/10 ऑफ इस इनिशियल वॉल्यूम। अपने इनिशियल वॉल्यूम का 1/10 हो जाए, मतलब इनिशियल वॉल्यूम अगर सी नॉट होगा जी, तो सी टी इसका तो क्या होगा, सी नॉट बाई 10 हो जाएगा। अब लगा दो के बराबर तूने पढ़ा है, चलो टाइम पूछा था, टी बराबर हमने पढ़ा है के 1 mn सी नॉट अपॉन सी टी। अब बताओ यहाँ से टी बराबर के दिया हुआ 60, के दिया हुआ 60 एम एन सी नॉट कितना हो गया, सी नॉट तो सी नॉट हो गया, सी टी कितना हो गया, सी नॉट पता 10 हो गया जी, 10 हो जाएगा, एन एन 10 आ जाएगा। एन एन 10 का वैल्यू 2.303 होता है, तो टी बराबर 60 इंटू कितना आ गया 2.303 हो जाएगा। एन एन 10 का वैल्यू, एन एन 10 का वैल्यू कितना होता है 2.303, इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो 7 दूनी 120, मतलब 1.25 के आसपास आ जाएगा, है ना। एक प्रथम कोटि रिएक्ट में 10 स्थिरांक 60 सेकंड से सांद्रता को इसके प्रारंभिक मान था 1/10वां भाग कम करने में, अच्छा 1/10वां भाग कम करने में, तो सीटी कितना रहेगा आपका, यहाँ से कर कह रहा है कि भाई इसका कम करना है, कितना कम करना है, सी नॉट बाई 10 कम करना है। तो बताओ सी डी कितना आ जाएगा, सी नॉट माइनस सी नॉट बाई 10, तो 10 सी नॉट में से सी नॉट को क्या है तो कितना आ जाएगा 9 सी नॉट, 10 में से 9 गया 1 गया, तो 9 सी नॉट बाई 10 हो जाएगा। चलो अब इसको सम करो, चलो अब हम यहाँ से सम करते हैं, टी बराबर 2.303 बाई के लॉग सी नॉट अपॉन सी टी, सी नॉट अपॉन सी टी। सही क्वेश्चन, एक प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए 10 स्थिरांक 60 सेकंड, ठीक है मैम। सी सांद्रता को इसके प्रारंभिक मान का 1/10वां भाग कम करना, हम यहीं पे सोचते हैं सीटी यही होगा, सीटी इज सी नॉट बाई 10, ठीक है। अब यहाँ पर बताओ 2.303 बटा 60 लॉग इनिशियल कितना था सी नॉट, और सीटी कितना था सी नॉट बाई 10, यहाँ से कट गया, लॉग 10 का वैल्यू कितना था 1, मतलब 2.303 बटा कितना आ गया जी 60 आ गया। अब 60 आ गया तो बताओ कितना आ जाएगा सुन कर, यहाँ से पॉइंट हटा देते हैं, पॉइंट हटाते हैं तो नीचे 1000 आ जाएगा, हो जाएगा ना 1000 1 10, तो लिखेंगे तुम इसको ऐसे करना था 1000 नहीं, एक पॉइंट इसको पीछे करते हैं 23.03 बटा नीचे 10 से मल्टीप्लाई करते हैं 60, तो 6 चौक 24, मतलब 4 से थोड़ा कम, 4 से कम यहाँ पर आ गया 3.84। आगे सेंटर कितना आ गया 4 से कम, यहाँ पर एक ही ऑप्शन है 3.84, यहाँ तक समझ में आ गया। फिर से एक बार इस क्वेश्चन को फिर से देख लेना, है ना। क्या क्या क्वेश्चन कहा है कि भाई कि एक प्रथम कोटि अभिक्रिया मतलब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, कौन सी ऑर्डर रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में आपके पास क्या दिया जी, इनिशियल कंसंट्रेशन दिया, क्या कह रहा है, इनिशियल कंसंट्रेशन जो होगा वो सी नॉट मान लेते हैं, नेट मान लेते हैं सब। फाइनल कंसंट्रेशन का कितना होगा, कह रहा है कि इनिशियल का 1/10 हो जाएगा, तो फाइनल कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा जी इसका, इनिशियल का 1/10 होगा, मतलब सी नॉट बाई टी हो जाएगा।
अब करें बताइए कितना टाइम गया, तो टाइम का फॉर्मूला पढ़े टी बराबर 2.303 बाई के लॉग सी नॉट बटा सी टी। अब बताओ 2.303 बटा के कितना हो गया 60 लॉग सी नॉट और सी टी कितना आ जाएगा सी नॉट बटा 10, ये कट गया 10 ऊपर जाएगा, तो टी बराबर कितना आ जाएगा 2.303 बटा 60 लॉग 10, लॉग 10 का वैल्यू कितना होता है 1 हो जाता है, तो टी बराबर 2.303 बटा 60 आ जाएगा, लॉग 10 का वैल्यू 1 हो गया, इसका वैल्यू सम करेंगे 3.84 इंटू कितना आ जाएगा 10 टू पावर -2। समझ आ गया, है ना, ये सेकंड इतना सेकंड का टाइम लग जाएगा आपको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। हाँ, द रिलेशनशिप बिटवीन द हाफ लाइफ एंड रेट कांस्टेंट फॉर अ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ और रेट कांस्टेंट के बीच का रेट पूछता है। तो देखो फिर से याद करना, जीरो ऑर्डर के अंदर हमने पढ़ा था, जीरो ऑर्डर के अंदर पढ़ा था जी क्या होता है टी हाफ बराबर सी नॉट बाई, यहाँ पर ए नॉट बाई 2 हो गया था क्योंकि इसमें हमने ए नॉट हमने समझा। फिर फर्स्ट ऑर्डर के लिए हमारे पास फॉर्मूला था, फर्स्ट ऑर्डर के लिए जो फॉर्मूला था वो था टी हाफ बराबर 0.693 अपॉन के हो गया। सेकेंड ऑर्डर के लिए बात की तो सेकेंड ऑर्डर के लिए हमने ये फॉर्मूला लिया था, सेकेंड ऑर्डर के लिए हम लिए थे कि सर टी हाफ बराबर के बाई 2 सी नॉट हो जाएगा, तो यहाँ पर टी हाफ इन्वर्सली ऑप्शन इसका रहेगा। तो देखो टी हाफ बराबर 1 पर पावर ए नॉट है के ए नॉट, ठीक है, टी हाफ बराबर 0.693 बटा के, ये गलत है, टी हाफ बराबर प्रोपोर्शनल ए नॉट, ये भी गलत है जी, टी हाफ बराबर के नॉट, ये भी गलत है, यही आ जाएगा 1 बाई के नॉट, है ना, के बाई 2 सी नॉट सही है। चलो ये मेरे पास 49 क्वेश्चन सही हो गए। ये लास्ट क्वेश्चन है आपका, है ना, ए प्लॉट ऑफ आर वर्सेस टाइम गिव्स अ स्ट्रेट लाइन ऑर्डर ऑफ रेस, अभी अभी हमने शो किया था इसको, क्या था ए प्लॉट ऑफ आर वर्सेस टाइम कंसंट्रेशन ऑफ टाइम गिव अ स्ट्रेट लाइन, द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज आर, अच्छा 1 बाई आर का ग्राफ, ठीक है। तो अभी देखो जी हमने क्या किया था, यहाँ पर 1 बाई आर होना चाहिए, है ना, क्या है 1 बटा आर। देखो अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था 1 बाई सी टी माइनस 1 बाई सी नॉट इज कम टू के टी। अब बताओ ये अगर 1 बाई सी टी इज कम टू 1 बाई सी नॉट इधर चला जाता है, इज कम टू ए प्लस क्या हो जाएगा आपका के टी हो जाएगा। अगर इसको बाई एक्सिस पे रख लेते हैं, बाई ये हो जाएगा सी, यहाँ पर प्लस एम एक्स का ग्राफ आएगा। तो कंसंट्रेशन और टाइम की ग्राफ अगर हम बना रहे हैं, कॉन्सेंट्रेशन और किसकी ग्राफ बना रहे हैं टाइम की ग्राफ बना रहे हैं, तो कंसंट्रेशन बराबर बाई बराबर सी प्लस एम एक्स होगा, ग्राफ कैसा जाएगा स्ट्रेट लाइन जाएगा। तो कौन सा ग्राफ कौन सा ऑर्डर हो गया सेकंड ऑर्डर हो गया, कौन सा ऑर्डर की फॉर्मूला है ये सेकंड ऑर्डर का। तो चलो हमने आज क्या करवाया केमिकल काइनेटिक्स का पूरे 50 ऑब्जेक्टिव करवाया आपके, इसमें पीवाईक्यू भी हमने ऐड करके रखा था, है ना, सारे पीवाईक्यू हमने देखे 10 सालों का पीवाईक्यू, और साथ साथ में हमने वो सारे क्वेश्चन लिए जो हम इतने सालों से पढ़ा रहे, तो जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि ये सारे क्वेश्चन फिर आ सकते हैं चांसेस है, तो हम सारे वो क्वेश्चन को रखे थे, है ना। यहाँ तक हमने सारे क्वेश्चन कर लिए हैं, आप एक बार ये सारे क्वेश्चन को आप क्या कीजिए रिवाइज कीजिए, है ना। थैंक यू, अगले लेक्चर के लिए वेट करते हैं, अगले लेक्चर हम फिर से एक चैप्टर का एमसीक्यू लेकर के आएंगे, ठीक है।